हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए। तो कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया है। पॉलिटी में अभी तक हमने 3 प्रोविज़न पढ़ लिए थे। पहला जो हमारा सिलेबस का पहला पॉइंट था, ऐतिहासिक आधार क्या है हमारे संविधान का। तो उस ऐतिहासिक आधार में अभी तक हमने 3 एक्ट पढ़े थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। भारत में जो भी उनकी गतिविधियाँ थीं, चाहे वो इकोनॉमिक हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हों। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक नया एक्ट आया। ये एक्ट की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही विलक्षण प्रतिमा के धनी जो एक ब्रिटिश होते हैं, दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, कि सिविल सर्विसेज का जो जनक है भारत में, दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा योगदान था जो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, जो कृषि में जो टैक्सेशन का, रेवेन्यू का जो सोर्स स्टार्ट किया था, इसी बंदे का काम था, ठीक है। जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त नाम का जो एक टैक्सेशन स्टार्ट किया था, उसके पीछे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस कितनी ज़्यादा इसमें उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। उन्होंने मतलब इंडिया के लिए तो गलत ही था, लेकिन अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनका कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो 1786 में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति उनको दे दी जाती है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डोमिनेट करने वाला बंदा था। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसने कहा कि भाई हमें गवर्नर जनरल प्रोविंस है, मद्रास है या बॉम्बे है, इसके गवर्नर्स पे और कंट्रोल चाहिए। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स अगर कोई भी ऐसा फैसला ना कर दे जो कि ब्रिटिश हित में ना हो या फिर गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग ना हो रहा हो, ठीक है। तो उसने कहा एक बात हमारी सीधी सी शर्त हमारी है कि हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन जाएंगे, लेकिन हमें एक कंडीशन आप फिलफुल करिएगा। वो फिलफुल हुई कंडीशन 1786 के अधिनियम द्वारा, कि काउंसिल के जो भी निर्णय होंगे, द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स ओवर रूड बाई द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने कहा कि भैया काउंसिल कुछ भी करे, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला आ जाता है तो उस फैसले को वो रद्द कर सके, उस फैसले को ओवरराइड कर सके, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक तो उसने काउंसिल के निर्णय पे या जो भी मनमानी होगी, एक तरीके से काउंसिल के ऊपर भी कंट्रोल आ गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, मतलब कि ब्रिटिश सरकार का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी गतिविधियां हैं उनके ऊपर देखो कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी विद्रोह ना हो। तो विद्रोह कैसे होगा, विद्रोह सैनिक करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा जो सेनापति वाला जो एक चार्ज है कमांडर इन चीफ का, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही दिया जाएगा, कि उसे ही सेनापति भी बना दिया जाए, कमांडर इन चीफ बना दिया जाए, सेना का प्रमुख बना दिया जाए, ताकि वो सेना के जो भी बंदे हैं उन पे कंट्रोल कर सके। और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इसको डील किया। उसके बाद आप देखिएगा लगभग 7 सालों बाद फिर एक और बदलाव आता है। वो बदलाव क्यों आएगा वो हमें समझना है। इस दौरान हमें एक चीज़ पता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और कृषि में रेवेन्यू में सुधार किए जा रहे थे, क्योंकि भूमि तो सीमित है, उपज उसकी सीमित है। अब उपज से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इस तरह की पॉलिसी लाई जाएं ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा लाभ हो। तो उन्होंने एक काम किया कि अभी तक काउंसिल के ऊपर जो ओवरराइड की पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को एक्सपेंड कर दिया, विस्तारित कर दिया। कहाँ तक, स्टेट के जो भी प्रांतों के जो गवर्नर थे उनके निर्णय पर, उनकी काउंसिल्स के निर्णयों पर,
अब वो एक तरीके से पूरी तरीके से केंद्रीयकृत प्रशासन की, मजबूत केंद्रीयकृत प्रशासन की यहाँ से नींव पड़ती हुई दिखेगी। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ लिखा हुआ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर और कंट्रोल कर दिया। साथ ही साथ इसमें क्या हुई, एक चार्टर था, एक तरीके से एक राइट ऑफ बिजनेस के लिए अधिकार पत्र समझिए इसे। तो अभी 1600 में अधिकार पत्र दिया गया था बिजनेस करने का। उस अधिकार पत्र को क्या किया इन्होंने, अधिकार पत्र को क्या किया कि एक काम कर दिया, अधिकार पत्र में एक बदलाव किया और कहा कि अगले 20 सालों के लिए आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप भारत में व्यापार कर सकेंगे। ठीक है, आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आपको यह अधिकार दे दिया जाता है कि आप भारत में व्यापार कर सकेंगे। तो अगले 20 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके अलावा एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव था, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस बार बार पूछ लेता है। उन्होंने एक बदलाव क्या किया कि जो सैलरी थी, जो कर्मचारी हैं या उनके अधिकारी हैं सेना के, उनको भारतीय राजस्व से जो प्रॉफिट हो रहा था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन से जो भी पैसा आ रहा था उनके पास, उसमें से नहीं देना था उसकी सैलरी को। अब वो सैलरी कहाँ से दी जा रही थी, द सैलरी वाज गिवन बाई द रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम द इंडिया। इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उसी से उनकी सैलरी दी जाने लगी। तो इसका मतलब था कि भारत में जो विकास के कार्य उस रेवेन्यू से होने वाले थे वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुए होंगे, मतलब उनमें रुकावट आई होगी। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की कि जो काउंसिल के सदस्य होते थे, जो सेनापति कमांडर इन चीफ था, तो पहले क्या कंडीशन थी कि कमांडर इन चीफ वही व्यक्ति हो सकता था जो काउंसिल का सदस्य होगा। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल ने खुद को सेनापति बना लिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में। तो यहाँ एक कंडीशन को और ख़त्म कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल है, परिषद है, उसका सदस्य होना कोई ज़रूरी नहीं है सेनापति का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार अपना कोई बंदा वहाँ पे बैठा सकती है। तो एक तरीके से और ज़्यादा कंट्रोल लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को लेकर। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट थे जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये एक्ट समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम अब 20 साल बाद देखेंगे 1813 का एक्ट। ठीक है, इन एक्ट की वहाँ पर मॉडिफिकेशन करने का क्या ज़रूरत पड़ी होगी। जब हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे ना तो ये एक्ट आपको एकदम छप जाएंगे। इसी तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच।